देखो रियलिटी ये है और सारे स्टूडेंट्स को भी पता है कि रियलिटी ये है दैट ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए कोई भी डेडिकेटेडली पूरे साल तैयारी नहीं करता है। उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि एग्ज़ाम ही उतना रेगुलर नहीं है। पिछले 3-4 साल में थोड़ा रेगुलरली आया है बट वी डोंट नो हाउ रेगुलर इट इज़ गोइंग टू बी। 2026 में वी नो दैट वैकेंसीज़ आर देयर, देयर आर हाई एक्सपेक्टेशंस, आरटीआईज़ वगैरह के थ्रू आइडिया लग गया है दैट वैकेंसीज़ आर देयर। बट इन वैकेंसीज़ की टाइमलाइन कब आएगी, कब ये फिल होंगी वैकेंसीज़, वो अभी आइडिया कम है। लेटेस्ट हमारे पास जो आइडिया है वो है कि दिसंबर में एक रिजर्व डेट है, तो एग्ज़ाम हो सकता है दिसंबर में हो जाए। अगर एग्ज़ाम को दिसंबर में करना है तो अगस्त सितंबर तक नोटिफिकेशन को आना पड़ेगा। क्योंकि अभी 2025 का जो साइकिल है वो ही फिनिश नहीं हुआ है, उसके इंटरव्यूज़ बचे हैं, तो हो सकता है ये वाली डेट को हम यूटिलाइज़ ना कर पाएँ। अगर वो नहीं होता है तो फिर जैन में और मार्च में 2027 में डेट्स हैं जहाँ पर ये एग्ज़ाम हो सकता है। तो हाई चांसेस हैं कि इनमें से किसी एक डेट पे एग्ज़ाम होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। Even if this happens, I don't think, although the syllabus of EPFO is very large, I don't think कोई भी स्टूडेंट विदाउट एनी कंफर्मेशन चाहेगा कि मैं अगले 6 महीने खाली इसी एग्ज़ाम की तैयारी करता रहूँ। द गुड थिंग इज़ दैट द एग्ज़ाम इज़ सच बिकॉज़ द जो सिलेबस है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। The exam gives you an opportunity to prepare simultaneously for other exams as well. बहुत मेजर मेजर ओवरलैप्स आपको मिलेंगे। उन ओवरलैप्स को जो स्टूडेंट एक्सप्लॉइट कर लेगा, यूटिलाइज कर लेगा, ऑटोमेटिकली वो अपने करियर को जल्दी सेट कर सकता है। तो इसलिए प्रैक्टिकली रैशनली हमें क्या करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम ईपीएफओ एग्ज़ाम के साथ साथ और कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिनकी तैयारी रैशनली, लॉजिकली, ह्यूमनली कर सकते हैं। और जो रेगुलर एग्ज़ाम्स हैं, जो आने ही आने हैं, ऐसे कौन-कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिनकी हम तैयारी कर सकते हैं, करनी चाहिए। खाली ये नहीं कि कर सकते हैं, करनी भी चाहिए। क्योंकि उससे आप अपना रिस्क मिनिमाइज़ कर रहे हो और पूरे साल में जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं, उनको मैक्सिमाइज़ कर रहे हो। दैट इज़ द मेजर एडवांटेज। ओके? इसको मैं आज स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जिससे काफ़ी क्लैरिटी स्टूडेंट्स को मिल जाए। सिलेबस अगर हम ईपीएफओ का सिलेबस खाली देखें, तो इस तरह से मैंने कुछ छोटे-छोटे बंचेस बनाए हैं। जैसे फर्स्ट बंच है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का, सेकंड बंच है अकाउंट्स, लेबर कोड्स, इंश्योरेंस, ऑडिट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, ये सारे कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। थर्ड बंच है सारे सिविल सर्विसेज से रिलेटेड सब्जेक्ट, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी। और फोर्थ बंच है गवर्नमेंट स्कीम्स और करंट अफेयर्स का। तो ये चार बंच में मैंने पूरा सिलेबस डिवाइड कर लिया। अब ये देखते हैं कि ओवरलैप किन किन एग्जाम से होता है, किस बंच का, नंबर वन, और सेकेंडली इन बंचेस को कवर करने में कितना टाइम चाहिए और क्या लेवल ये डिमांड करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश क्वांट रीजनिंग अगर हम देखें तो हाई लेवल का इंग्लिश क्वांट रीजनिंग अब आने लगा है। लास्ट टू लास्ट ईयर तक, 2025 से पहले तक मॉडरेट लेवल का आया करता था, इंग्लिश इजी आता था, क्वांट रीजनिंग मॉडरेट होता था। लास्ट ईयर इन तीनों का लेवल ही बढ़ा दिया गया है, स्पेशली इंग्लिश का लेवल काफ़ी इंक्रीज किया है। दैट मीन्स दे आर गोइंग टू फोकस मोर, और इंग्लिश के क्वेश्चंस भी ज़्यादा है। 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120, 130, 125 क्वेश्चंस, तो मेजर क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के मिल रहे हैं। तो इंग्लिश का वेटेज भी अच्छा है, लेवल भी हाई है। तो इम्पोर्टेंस तो है ही और लेवल भी हाई है। तो इंग्लिश क्वांट रीजनिंग को कवर करने के लिए कितना टाइम एक स्टूडेंट को चाहिए? 3 महीने एक्सपर्ट लेवल रीच करने में लग जाते हैं, इतना टाइम तो चाहिए ही। प्रोवाइडेड दैट यू आर गिविंग 4 आवर्स पर डे, 4 घंटे पर दिन दे रहे हो, तो तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के 3 महीने में आप ठीक ठाक अच्छे खासे लेवल पे पहुंच सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स को टाइम ज़्यादा लगता है, स्पेशली मैथ्स में मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स को 6-7 महीना लग जाता है, बट अगर कंसिस्टेंटली करोगे तो ये हो जाता है। ओवरलैप किसके साथ है? जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं सब में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश मेजर सब्जेक्ट होता है। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ईपीएफओ, प्रिपेयरिंग फॉर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, पढ़ रहे हो डेली, 4 घंटे 5 घंटे लगा रहे हो, तो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद यू विल फील दैट यू आर रेडी फॉर बैंक एग्जाम्स ऑल्सो। हमारी एक और अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। सिमिलरली जितने भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स हैं, मेजर मेजर, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, एडाई, आईएफएससीए, नाफिड रेगुलरली आने लगा है, सिड भी रेगुलरली आता है। तो ये जो एग्ज़ाम्स हैं जिनमें रेगुलर हायरिंग्स होती हैं, इन एग्ज़ाम्स में, मेजॉरिटी एग्ज़ाम्स में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश
क्वालिफाइंग की तरह होता है, लेकिन उसका लेवल अच्छा खासा होता है। तो अगर आपको क्वालिफाई करना है प्री से मेंस में, फेज़ 1 से फेज़ 2 में, तो आपकी क्वांट रीज़निंग इंग्लिश अच्छी खासी होनी चाहिए, उसके बिना होता ही नहीं है वो। तो इसलिए रेगुलेटरी बॉडी एग्ज़ाम्स का दरवाज़ा भी खुल जाता है, जैसे ही आपका क्वांट रीज़निंग इंग्लिश ईपीएफओ के थ्रू अच्छे लेवल का आपने तैयारी कर लिया। तो चाहे बैंक एग्ज़ाम्स की या रेगुलेटरी बॉडी एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, तो भी आपका ईपीएफओ में क्यूआरई कंप्लीट हो जाएगा, ईपीएफओ की तैयारी करोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एसएससी एग्ज़ाम में थोड़ा-सा लेवल में और टाइप ऑफ क्वेश्चंस में डिफरेंस दिखेगा। जैसे एसएससी एग्ज़ाम्स में ज्योमेट्री बहुत हेवी आती है, बट आपको ईपीएफओ में, सिविल सर्विसेज़ में, बैंकिंग एग्ज़ाम्स में ज्योमेट्री हेवी नहीं मिलेगी। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा, उसकी वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी एग्ज़ाम। बट साइमल्टेनियसली मैथ्स, रीज़निंग, इंग्लिश आती है, तो ओवरलैप कंप्लीट है। इन सिविल सर्विसेज में सीसैट का लेवल सारे स्टूडेंट्स को पता ही है, धीरे धीरे इंक्रीज ही हो चुका है। वहाँ पर भी आपको 35% 40% लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े चले गए, क्वालिफाइंग है तो हो जाएगा। अब वो दिन खत्म हो चुके हैं। तो उस सिनेरियो में भी आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को टाइम तो देना ही पड़े। तो चाहे ईपीएफओ के लिए क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पढ़ लो, तब भी ये सब तैयारी हो जाएगी आपकी राइट साइड में। या फिर इन सब एग्जाम्स में से कोई भी एक एग्जाम उठा के क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अच्छे से कर लो, तुम्हारा ईपीएफओ का भी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अच्छा खासा हो जाएगा। तो एग्जाम्पल लें अगर, अभी आरबीआई का एग्जाम आने वाला है, नाबार्ड का एग्जाम आने वाला है, आरबीआई का तो डेट्स भी आ गए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अगले पिछले 2 महीने में, 2.5 महीने में पढ़ा है, दे आर ऑलमोस्ट रेडी फॉर ईपीएफओ लेवल क्यूआरई। ठीक है ना? थोड़ा बहुत इधर-उधर ट्वीक्स करने होंगे, चेंजेस करने होंगे, जो कि हम एग्ज़ाम के बाद ऑफ कोर्स ईपीएफओ के लिए स्पेशली करेंगे। बट यू आर ऑलमोस्ट रेडी, 80-90% आप रेडी हो। दैट इज़ हाउ यू मेक श्योर कि आपने तैयारी एक एग्ज़ाम की करी, दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी रेडी हो, या फिर ईपीएफओ के लिए तैयारी करी, यू आर रेडी फॉर ऑल दीज़ एग्ज़ाम्स, क्यूआरई ऑल्सो। तो ये बहुत बड़ा ओवरलैप है, जो काफ़ी एडवांटेज देता है। इसके बाद जो सेकंड बंच है, दैट इज़ कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स सारे, जो कि ईपीएफओ में, ईएसआईसी में, इन एग्ज़ाम्स में आते हैं। सिविल सर्विसेज में आपको नहीं मिलेंगे। अभी मैंने लिखा है थोड़ा बहुत न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं अभी डिस्कस करूँगा, बट मेजरली नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा खासा 10%, 15%, 20% वेटेज है, वो आपको नहीं मिलेगा। इसमें क्या-क्या सब्जेक्ट्स आते हैं? अकाउंट्स, लेबर लॉज़, इसमें लेबर कोड्स भी आ जाएँगे जो नए वाले हैं, पुराने लेबर लॉज़ जो हैं, वो भी आ जाएँगे, सब कुछ आ जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा पोर्शन हो जाता है लेबर लॉज़ एंड लेबर कोड्स का। इंश्योरेंस, ऑडिट, इंडस्ट्रियल रिलेशन। लेवल इसका मॉडरेट है, बहुत बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत कॉन्सेप्चुअल डेप्थ में क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आएँगे। 2 चीज़ें चेक करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेसिकली, एंड साथ में आपकी इन्फॉर्मेशन, जितना फैक्ट्स आपको पता है एज़ अ स्टूडेंट। 2 महीने में एक्सपर्ट लेवल पहुँच जाता है ये, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स छोटे हैं, इंश्योरेंस छोटा है, ऑडिट छोटा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन छोटा है, अकाउंट्स और लेबर कोड्स लंबा है, उसमें आपको टाइम लग सकता है। गिवन दैट यू आर गिविंग 4 आवर्स पर डे। अब कोई भी स्टूडेंट एक दिन में इन बंचेस में से 2 बंच उठा सकता है, कि मैंने लेट्स से यहाँ पे इंग्लिश उठाया 4 आवर्स पर डे, और यहाँ पे 4 आवर्स पर डे में अकाउंट्स उठाया ऑन अ डेली बेसिस। ये मैंने किया 15 दिन। 15 दिन में मैंने इंग्लिश खत्म कर लिया, अकाउंट्स खत्म कर लिया। फिर मैंने 15 दिन के लिए क्वांट उठाया, क्वांट के साथ लेबर कोड्स उठाया। इस तरह से आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक है? लेवल इसका मॉडरेट है। कौन-कौन से एग्ज़ाम से ये ओवरलैप करता है? रेगुलेटरी बॉडी एग्ज़ाम्स, ये तो बहुत बड़ा ओवरलैप है। आरबीआई एग्ज़ाम में भी अकाउंट्स आता है। इंश्योरेंस के एग्ज़ाम में इंश्योरेंस हेवी लेवल में आता है, ठीक है? लेबर कोड्स कोई भी एग्ज़ाम का डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, बट एग्ज़ाम्स में कहीं न कहीं, क्योंकि लेबर कोड्स करंट अफेयर्स का भी पार्ट बन गया, क्योंकि इसी साल आया है, तो इधर-उधर पूछा जाएगा 100%। सिविल सर्विसेज में देखा जा रहा है कि फेज़ 1 में, प्रीलिम्स में, हर साल 1 या 2 क्वेश्चन लेबर कोड से आते हैं, चाहे वो लेबर कोड्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिलेशन हो। इन दोनों, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट्स में ओवरलैप है, तो यहाँ से हर साल 1-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो इट्स एन इमर्जिंग एरिया, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन 100 में से मुझे नहीं लगता कोई भी स्टूडेंट सोचेगा कि मैं इसके लिए डेडिकेटेडली पढ़ता हूँ। लेकिन पढ़ लोगे तो ये फ़ायदा है, 10 दिन लगा दिए, आपका 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्म हो गए वहाँ। हो सकता है धीरे-धीरे इसका वेटेज भी बढ़ने लग जाए।
तो ये हो गया हमारा सेकंड बंच, जिसका ओवरलैप कंपैरेटिवली आप देख सकते हो लिमिटेड है। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स में हेल्प नहीं करता है। इसीलिए इसको स्टूडेंट्स थोड़ा लेट भी पढ़ते हैं, कि जब नोटिफ़िकेशन आया तब ये पढ़ा, उससे पहले हमने और जो 3 बंचेज़ हैं, वो पक्के कर लिए हैं, जिससे कि हमारे रिविज़न चल रहा है उन बंचेज़ का। जैसे ही नोटिफ़िकेशन आया, मैंने ये सारे सब्जेक्ट्स उठा लिए, 2 ढाई महीने में ये सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर। थर्ड बंच आता है हमारा इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी। इसमें ज्योग्राफी नहीं आता है एग्जाम में। एनवायरनमेंट एक आध इधर उधर इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत आते हैं, स्पेशली हिस्ट्री में और साइंस में। इकोनॉमी में, पॉलिटी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे। पॉलिटी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल मिक्स होता है। हिस्ट्री में जब पर्सनैलिटीज, इवेंट्स, इंस्टेंसेस, इनके क्वेश्चंस आने लगते हैं तो बहुत फैक्चुअल हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं। साइंस में देर इज़ नो लिमिट, कितना ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जा सकते हो। लेकिन साइंस के क्वेश्चंस अच्छे खासे लेवल के होते हैं। आपको अगर साइंस अच्छे से नहीं आती तो प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए इसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट लिखा है। 4 महीने इसमें लग जाते हैं बिकॉज़ बड़े सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री इज़ अ बिग सब्जेक्ट, साइंस इज़ अ वेरी बिग सब्जेक्ट। 4 घंटे पर दिन लगाओगे तब जाके 4 महीने में खत्म होगा आपका। ओवरलैप इन सब्जेक्ट्स का एसएससी सीजीएल एग्जाम और सिविल सर्विसेज एग्जाम से मेजर है। इकोनॉमी का ओवरलैप रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम से है, जैसे कि इकोनॉमी आपका आरबीआई में आता है, इकोनॉमी नाबार्ड में भी आता है, इकोनॉमी सेबी में भी आता है। लेकिन और जो सब्जेक्ट्स हैं उनका ओवरलैप नहीं है, खाली इकोनॉमी का है रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के साथ ओवरलैप। सिविल सर्विसेज के साथ सबसे बड़ा ओवरलैप है। जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है वो इनको डेप्थ में पढ़ता ही है, 4-5 महीने लगाता ही है। तो इफ़ यू आर अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, तो ये तुम्हारा या तो कवर्ड है या कवर करना है। और इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर ईपीएफओ, तो ईपीएफओ के साथ अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करोगे तो बेटर है। तो दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जैसे हमने फर्स्ट पंच में देखा था, या तो सारे एग्जाम्स की तैयारी करो, बैंक एग्जाम से रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स, तो आपका ईपीएफओ का क्यूआर ही हो गया। और वाइस वर्सा यहाँ पर भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो ये सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हैं, या फिर ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हो ईपीएफओ की नज़र से, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी साथ साथ हो रही है। जो फोर्थ बंच है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बंचेस, जिसकी रेलेवेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है एग्जाम्स में, सारे ही एग्जाम्स में, अक्रॉस द बोर्ड। गवर्नमेंट स्कीम्स आपको रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में सब में बहुत हैवी वेटेज से दिख जाएगा। कुछ भी नहीं तो 15-20%, 25% वेटेज खाली गवर्नमेंट स्कीम्स का है, विच इज़ वेरी लार्ज। जितने भी बैंक एग्जाम्स में उनके अंदर करंट अफेयर्स में स्कीम से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सिविल सर्विसेज में इसी बार का प्रीलिम्स देखोगे, लास्ट ईयर का देखोगे, सब जगह स्कीम्स के क्वेश्चंस भरे हुए हैं काफ़ी। एसएससी सीजीएल एग्जाम के अंदर भी सी स्कीम्स के क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल दोनों में ही, करंट अफेयर्स में भी स्कीम्स में भी पूछा जाता है। एक्सपर्ट लेवल पहुंचने के लिए कम से कम आपको 4 महीने पहले देना पड़ेगा, 4 आवर्स पर डे। उसके बाद इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिकॉज़ करंट अफेयर्स तो डेली आ रहा है। तो करंट अफेयर्स में सबसे बड़ा स्ट्रगल यही होता है कि आपको कंटिन्यूअसली डेढ़ 2 घंटा, ढाई घंटा दिन में देना पड़ेगा, या फिर मंथ में एक बार पढ़ते हो। इन दैट सिनेरियो ऑल्सो मंथ में 4-5 दिन, 6 दिन आपको बंच में एक एक साथ आपको लगाने ही पड़ेंगे, तभी करंट अफेयर्स आपका सॉर्टेड रहेगा। अदरवाइज ऑब्सोलीट बहुत जल्दी होता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स स्कीम्स का वेटेज भी आप देख सकते हो। वेटेज तो अच्छा है ही, बट उसके साथ साथ ओवरलैप मेजॉरिटी एग्जाम्स के साथ है। तो अगर हम समराइज करें, छोटा करके देखें, तो देख सकते हो कि पंच नंबर 1 क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, पंच नंबर 4 स्कीम्स एंड करंट अफेयर्स। ये दो बंचेस ऐसे हैं जिनका ओवरलैप सिमिलर एग्जाम्स के साथ है। तो कोई भी स्टूडेंट इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो ईपीएफओ में ये सब्जेक्ट्स आपके साथ साथ कर सकते हो। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो ओवरलैप जो होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, वो साथ में लेके चलो। और अगर ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो तो साथ में इन एग्जाम्स के ये सब्जेक्ट्स आपके तैयार होते जा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जो बंच नंबर 2 और बंच नंबर 3 है, ये बंचेज़ आपको कहीं पे हेल्प करते हैं, कहीं पे नहीं करते हैं, डिपेंड्स ऑन द एग्ज़ाम। अब कोई एक स्टूडेंट है जो खाली बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, या फिर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलेटरी बॉडी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, नाबार्ड की, सेबी की, आरबीआई की। वो सोचते हैं कि यार मैं ईपीएफओ देना चाहता हूँ। इन दैट सिनेरियो तुम्हारा क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अगर हो रखा है तो बंच नंबर 1 तुम्हारा हो गया। तुम्हारा स्कीम्स और करंट अफेयर्स अगर हो रखा है, या फिर
इन एग्ज़ाम्स की तैयारी में कर रहे हो तो आपका यहाँ पर ये भी हो गया। बंच नंबर 2 और बंच नंबर 3 अब तुमको अलग से करना है फॉर ईपीएफओ एग्ज़ाम, उसके लिए तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। ऐसे ही कोई सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है जो ईपीएफओ की तैयारी करना चाहता है, तुम्हारा बंच नंबर 1 मेजरली कवर्ड है 70% के आसपास। बंच नंबर 4 कवर्ड है तुम्हारा अच्छे से इफ यू आर अ गुड एस्पिरेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। बंच नंबर 3 तुम्हारा मेजरली कवर हो गया। तुम्हें पता है यार मेरा यही लूप होल है, यही गैप है जो मुझे कवर करना है, जिसमें मुझे एफर्ट लगाना है। देन आई विल बी रेडी फॉर ईपीएफओ एग्जाम। कोई स्टूडेंट है जो ईपीएफओ की तैयारी सोच रहा है करने की, मैं स्टार्ट ही ईपीएफओ की एग्जाम की तैयारी के थ्रू करता हूँ, वो भी कर सकते हो। तो इन दैट सिनेरियो यू हैव टू फर्स्ट फिगर आउट कि और कौन से एग्जाम लिखने का सोच रहे हो। अगर बैंक एग्जाम्स या रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स लिखने का सोच रहे हो, इन दैट सिनेरियो आप सबसे पहले बंच नंबर 1 कवर करोगे, फिर बंच नंबर 4 कवर करोगे, उसके बाद बंच नंबर 2 और 3 पे आओगे। दैट इज़ हाउ यू प्रिपेयर, जिससे कि आप जब एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, यू आर साइमल्टेनियसली गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर अनदर एग्जाम ऑल्सो, जिसकी चांसेस, कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं कि वो एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना? या फिर वो एग्ज़ाम होगा। तो आप यू आर सेविंग योर टाइम, यू आर सेविंग योर द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग इन क्रिएटिंग योर करियर, यू आर ऑल्सो साइमल्टेनियसली टेकिंग प्लान बी, प्लान सी फॉरवर्ड। बहुत सारे एडवांटेजेस आप साथ में लेके चलते हो। ओके? तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस डिस्कशन कि और एग्ज़ाम्स के साथ ईपीएफओ का सिलेबस किस एक्सटेंट तक कवर हो सकता है, किस एक्सटेंट तक कवर हो जाता है। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर ईपीएफओ, स्टार्ट कर दिए तैयारी, तो और कौन से एग्जाम्स हैं जो साइमल्टेनियसली आप तैयार करके लिखना शुरू कर सकते हो। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, यू कैन रीच आउट टू मी। नीचे कमेंट्स में अपना कमेंट डालो, आई विल ट्राई एंड आंसर एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज हैं वो मैं सॉल्व कर सकूँ। कीप स्टडिंग हार्ड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।